नमस्कार साथियों, चैनल हिंदी विषय एवं साहित्य में आप सभी का पुनः हार्दिक अभिनंदन है। और जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम पढ़ रहे हैं रामचंद्र शुक्ल का प्रसिद्ध इतिहास ग्रंथ हिंदी साहित्य का इतिहास। इसी के अंतर्गत आधुनिक काल के 3 भाग किए हैं शुक्ल जी ने। उसमें प्रथम उत्थान और द्वितीय उत्थान के नाम से 2 भागों को हम पढ़ चुके हैं। आज यह इसका तीसरा उत्थान में गद्य विधाओं से संबंधित हमारा अंतिम वीडियो होगा। इसके बाद आधुनिक काल में तृतीय उत्थान में गद्य विधाएं समाप्त हो जाएंगी और फिर हम पद्य विधाओं का अध्ययन, पद्य विधाओं का या जो पद्य के वाद चले, विभिन्न वाद और उनके विकसित और विकासशील रूप के विषय में अध्ययन करेंगे। आज की कक्षा में हम अध्ययन करेंगे समालोचना गद्य विधा का और काव्य मीमांसा का। शुक्ल जी कहते हैं कि इस तृतीय उत्थान में समालोचना का आदर्श भी बदला। जैसा कि द्वितीय उत्थान के अंतर्गत भी हमने कहानी, निबंध, नाटक, उपन्यास, समालोचना सभी गद्य विधाओं को पढ़ा, लेकिन वो उसका प्रारंभिक रूप था। उससे चल के थोड़ा आगे का जो रूप है उसको हम तृतीय उत्थान में पढ़ रहे हैं। बाकी विकसित रूप हम आगे पढ़ सकते हैं। नोट्स, जैसा कि मैंने कहा कि रामचंद्र शुक्ल जब तक जीवित रहे तब तक उनके समकक्ष या समकालीन जितने भी लेखक थे उन सबके बारे में उन्होंने लिखने का प्रयत्न किया, उन सबकी रचनाओं का समावेश किया। लेकिन उनकी मृत्यु के बाद भी बहुत कुछ लिखा जाता रहा है और उस नए का यदि आप अध्ययन करना चाहते हैं तो गद्य विधाओं के लिए रामचंद्र तिवारी की पुस्तक है। और आधुनिक काल का अगर उसके आगे जाके विस्तृत अध्ययन करना चाहते हैं तो बच्चन सिंह की पुस्तक भी उसके लिए अच्छी है, आप वहां से कर सकते हैं। लेकिन हमारे नेट जीआरएफ में असिस्टेंट प्रोफेसर में अधिकतर सवाल शुक्ल की पुस्तक से ही पूछे जाते हैं। तो उस तरीके से देखें तो इस दृष्टि से यह पुस्तक जो है ये एक अतुलनीय है। इसकी आप किसी से तुलना नहीं कर सकते। इस पुस्तक का अपना महत्व है, अपनी विशेषताएं हैं। और क्योंकि प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए परीक्षक इसे आधार बना के प्रश्न पूछ रहा है तो हमारे लिए यह रामबाण और संजीवनी बूटी से कम भी नहीं है। पिछले प्रश्न पत्र देखेंगे तो ये स्पष्ट हो जाएगा। बाकी अभी का हाल ही का प्रश्न पत्र को आगामी दृष्टि के लिए, परीक्षा की दृष्टि से आप कैसे उपयोगी बना सकते हैं, इसके लिए मैं वह आपके समक्ष जल्दी ही प्रस्तुत कर दूंगी। पहली मेरी प्राथमिकता है जल्दी से इस पुस्तक को समाप्त करना ताकि हम कुछ और भी नया पढ़ सकें। शुक्ल जी कहते हैं कि इस तृतीय उत्थान में समालोचना का आदर्श भी बदला। गुणदोष के कथन के आगे बढ़कर कवियों की विशेषताओं और उनकी अंतः प्रवृत्ति की छानबीन की ओर भी ध्यान दिया गया। तुलसीदास, सूरदास, जायसी, दीनदयाल गिरी और कबीरदास की विस्तृत आलोचनाएं पुस्तककार और भूमिकाओं के रूप में भी निकली। इस इतिहास के लेखक ने तुलसी, सूर और जायसी पर विस्तृत समीक्षाएं लिखी, जिनमें से प्रथम गोस्वामी तुलसीदास के नाम से पुस्तककार छपी है। शेष 2 क्रम से है भ्रमरगीत सार और जायसी ग्रंथावली में सम्मिलित हैं। मैंने आपको चैनल पे एक छोटा सा वीडियो बताया था, रचना और रचनाकार नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है। वहां मैंने शुक्ल का भी वीडियो अपलोड किया था। रामचंद्र शुक्ल का परिचय है, उसमें जीवन परिचय छोटा सा वीडियो है 10-15 मिनट का। इस पुस्तक को पढ़ते पढ़ते आपको वह वीडियोस भी जरूर देख लेने चाहिए। उससे आपको गद्य विधाओं के विकास को और अच्छे से ढंग से समझने में मदद मिलेगी। उसमें जो रचनाकार दिए गए हैं, अगर उनकी रचनाओं को आप पढ़ेंगे तो उनका उल्लेख कहीं ना कहीं आधुनिक गद्य विधाओं में, आधुनिक काव्य में हम करेंगे तो वो हमेशा के लिए आपके दिमाग में स्थिर हो जाएंगी, अंकित हो जाएंगी। तो भूल गलती की संभावना नहीं रहेगी। इन तीनों पर समीक्षाएं और छोटी छोटी ग्रंथावलियां प्रस्तुत की हैं स्वयं शुक्ल जी ने। स्वर्गीय लाला भगवान दीन की सूर, तुलसी और दीनदयाल गिरी की समालोचना उनके संकलित और संपादित सूर पंचरत्न दोहावली दीनदयाल गिरी ग्रंथावली में सम्मिलित हैं। अयोध्या सिंह उपाध्याय की कबीर समीक्षा उनके द्वारा संग्रहित कबीर वचनावली के साथ और डॉक्टर पीताम्बर दत्त बर्थवाल की कबीर ग्रंथावली के साथ भूमिका के रूप में सन्निविष्ट है। इसके उपरांत कलाओं और साधनाओं का तांता बंधा था और मतलब कि फिर इसके बाद बहुत कुछ लिखा गया। प्रमुख लिखा गया केशव की काव्य कला श्री कृष्ण शंकर शुक्ल, गुप्त जी की कला प्रोफेसर सत्येंद्र, प्रेमचंद्र की उपन्यास कला पंडित जनार्दन प्रसाद द्विज प्रसाद की नाट्य कला। अब ये कृति का इन्होंने नाम दिया नहीं है और मुझे इसमें से गद्यांश में प्रसाद के नाटकों से संबंधित कई सारे गद्यांश मैंने अलग अलग परीक्षाओं में आते देखे हैं। पद्माकर की काव्य साधना,
प्रसाद की काव्य साधना, मीरा की प्रेम साधना। इस प्रकार यह प्रमुख जो लेख लिखे गए हैं कलाओं और साधनाओं पे, जैसा कि हमने देखा ऊपर लिखा हुआ है इसके हेडिंग में समालोचना और काव्य मीमांसा। तो दोनों की बात यहाँ शुक्ल जी करते हुए चल रहे हैं साथ के साथ। अब आगे कहते हैं एक दूसरे के आगे पीछे निकली कला और साधनाओं का तांता बंध गया, जो कि मतलब इस नाम से, जैसे केशव की कला, गुप्त जी की कला, प्रेमचंद की कला, पद्माकर की काव्य साधना, प्रसाद की काव्य साधना, मीरा की प्रेम साधना, इस तरीके से निकली। इनमें से कुछ पुस्तकें तो समालोचना की असली पद्धति पर निर्णयात्मक और व्याख्यात्मक दोनों ढंग लिए हुए चली हैं तथा कवि के बाह्य और अभ्यंतर दोनों का अच्छा परिचय कराती हैं। जैसे केशव की काव्य कला, गुप्त जी की कला। केशव की काव्य कला में पंडित कृष्ण शंकर शुक्ल ने अच्छा विद्वत्पूर्ण अनुसंधान भी किया है। तो केशव की काव्य कला किसकी है? कृष्ण शंकर शुक्ल की है। उनका कवि व रत्नाकर भी कवि की विशेषताओं को मार्मिक ढंग से, विशेषताओं का नहीं होगा, को होगा, ये विशेषताओं को मार्मिक ढंग से सामने रखता है। पंडित गिरिजा दत्त शुक्ल गिरीशकृत गुप्त जी की काव्य कला में भी मैथिली शरण गुप्त जी की रचना के विविध पक्षों की सूक्ष्मता और मार्मिकता के साथ उद्घाटन हुआ है। पद्माकर की काव्य साधना द्वारा ही पद्माकर के संबंध में बहुत सी बातों की जानकारी हो जाती है। इधर हाल ही में पंडित रामकृष्ण शुक्ल ने अपनी सुकवि समीक्षा में कबीर, सूर, जायसी, तुलसी, मीरा, केशव, बिहारी, भूषण, भारतेंदु, मैथिली शरण गुप्त और जयशंकर प्रसाद पर अच्छे समीक्षात्मक निबंध लिखे हैं। मीरा की प्रेम साधना भावात्मक है, जिसमें माधव जी मीरा के भावों का स्वरूप पहचान कर उन भावों में आप भी मग्न होते दिखाई पड़ते हैं। इन सब पुस्तकों से हमारा समीक्षा साहित्य बहुत कुछ समृद्ध हुआ है, इसमें संदेह नहीं। पंडित शांतिप्रिय द्विवेदी ने हमारे साहित्य निर्माता नाम की एक पुस्तक लिखकर हिंदी के कई वर्तमान कवियों और लेखकों की प्रवृत्तियों और विशेषताओं का अपने ढंग पर अच्छा आभास दिया है। यानी इस काल में काफी अच्छे लेख लिखे गए, उन्हें आप समीक्षात्मक लेख भी कह सकते हैं, कुछ भूमिका के रूप में भी लिखे गए और कुछ निबंध की तर्ज पे लिखे गए, लेकिन काफी कुछ साहित्य का विकास हुआ। ठीक ठिकाने से चलने वाली समीक्षाओं को देख जितना संतोष होता है, किसी कवि की समीक्षा के नाम पर उसकी रचना से सर्वथा असंबद्ध चित्रमयी कल्पना और भावुकता की सजावट देख उतनी ही ग्लानि होती है। यह सजावट अंग्रेजी के अलावा बंगला के समीक्षा क्षेत्र से कुछ विचित्र, कुछ विदग्ध, कुछ अतिरंजित चलते शब्द और वाक्य ला लाकर खड़ी की जाती है। यानी कि जब किसी की पुस्तक की आप समीक्षा करने जाओ तो उसमें बड़े बड़े भारी भारी शब्दों को, जो कि अजीब ही लगते हैं, मतलब ऐसा लगता है कि वास्तविकता से कहीं परे हैं, उनको ला ला कर रख देना, तो वो देखकर ग्लानि भी होती है। क्योंकि समीक्षा में किसी सजावट और किसी अलंकार की आवश्यकता नहीं है, वो आपकी कोई काव्य कला का परिचय देने वाली वस्तु नहीं है, बल्कि आपको किसी की पुस्तक के गुण दोष, उसका व्यक्तित्व, उनकी लेखन शैली के ऊपर अपने विचार व्यक्त करने हैं। तो इसलिए उसमें किसी प्रकार की ये जो भावात्मकता है, कल्पना है ना, ये सब उसमें नहीं होना चाहिए। यह कहीं कहीं तो किसी अंग्रेजी कवि के संबंध में की हुई समीक्षा का कोई खंड ज्यों का त्यों उठाकर किसी हिंदी कवि पर भी भिड़ा दिया जाता है। ऊपरी रंग ढंग से तो ऐसा जान पड़ेगा कि कवि के हृदय के भीतर सेंध लगाकर घुसे हैं और बड़े बड़े गूढ़ कोने झांक रहे हैं। पर कवि के उद्धृत पद्यों से मिलान कीजिए तो पता चलेगा कि कवि के विविध भावों से उनके वाग विलास का कोई लगाव नहीं। यानी केवल जैसे हमें कोई अच्छा लग गया, क्रिकेटर है, आजकल जैसे फिल्मी हीरो हैं, हीरोइन है, उसी तरीके से यदि कोई कवि अच्छा लग गया या कोई लेखक अच्छा लग गया तो उसकी मतलब आपने उसकी तो प्रशंसा के पुल बांध दिए है ना, लेकिन आपने ये नहीं देखा कि जो कुछ आप उस कवि के बारे में कह रहे हैं वैसा ही क्या उसकी रचनाओं में भी है, या वैसा ही उसकी रचनाओं से स्पष्ट होता है। उनकी रचनाओं को पढ़कर वो भाव अन्य श्रोता या पाठक के मन में भी उत्पन्न होते हैं जो आप केवल लिखे जा रहे हो उनके बारे में। तो यानी समीक्षा करने से पहले भली भांति उस जिसके विषय में हम लिख रहे हैं उसके ग्रंथों का हमें अध्ययन कर लेना चाहिए और सत्य को समझकर और निरपेक्ष रहकर, है ना, निर्लिप्त भाव से हमें समीक्षा करनी चाहिए।
पद्य का आशय भाव तो कुछ और है और आलोचक जी उसे उद्धृत करके कुछ और ही लड़ागलाप रहे हैं। कवि के मानसिक इतिहास का एक आरोपित इतिहास तक किसी विदेशी कवि के मानसिक विकास का इतिहास कहीं से लेकर वे सामने रखेंगे, पर इस बात का कोई कहीं प्रमाण न मिलेगा कि आलोच्य कवि के 25-30 पद्यों का भी ठीक तात्पर्य उन्होंने समझा है। ऐसे आलोचकों के शिकार छायावादी कहे जाने वाले कुछ कवि अभी भी हो रहे हैं। नूतन शाखा के एक अच्छे कवि हाल ही में मुझसे मिले जो ऐसे कदरदानों से पनाह मांगते थे। अब सुनने में आ रहा है कि इस ढंग के ऊंचे हौसले वाले दो एक आलोचक तुलसी सूर के चारों ओर भी ऐसा ही चमचमाता बाग जाल बिछाने वाले हैं। अब क्या वो कह रहे हैं कि छायावादी जो हैं, छायावादी एक नूतन शाखा इसको कहते हैं, वो छायावाद को बल्कि कोई विशेष महत्व शुक्ल ने नहीं दिया है, उसको एक नूतन शाखा मानते हैं। तो वो कह रहे हैं कि ऐसे कवि इसका अधिक शिकार हुए, यानी उनके पद्यों में तो भाव कुछ और है, छायावादी के जो पद्य हैं वो कुछ और कह रहे हैं, और इनके जो आलोचक है या समीक्षक जिन्होंने लिखी है छायावाद के ऊपर वो कुछ और ही राग अलाप रहे हैं। काव्य की छायावाद कही जाने वाली शाखा चले काफी दिन हुए, पर ऐसी कोई समीक्षा पुस्तक देखने में नहीं आई जिसमें उक्त शाखा की रचना प्रक्रिया, टेक्निक, प्रसार की भिन्न भिन्न भूमियां सोच समझकर निर्दिष्ट की गई हों। केवल प्रोफेसर नगेंद्र की सुमित्रानंदन पंत पुस्तक ही ठिकाने की मिली है। ठीक ठीक कौन सी है? प्रोफेसर नगेंद्र ने जो सुमित्रानंदन पंत को लेकर लिखी है वो ही ठीक ठीक है। बात यह है कि इधर अभिव्यंजना के वैचित्र्य लेकर छायावाद चला, उधर उसके साथ ही प्रभावाभिव्यंजनिक समीक्षा, इम्प्रेशनिस्ट क्रिटिसिज्म का फैशन बंगाल होता हुआ आदम का। इस प्रकार की समीक्षा ने कवि ने क्या कहा है, उसका ठीक भाव आशय क्या है, ये समझने या समझाने की आवश्यकता नहीं। आवश्यक इतना है कि उसकी किसी रचना का जिसके हृदय पर जो भी प्रभाव पड़े उसका वह सुंदरता और अनूठापन के साथ वर्णन कर दे। कोई यह नहीं पूछ सकता कि कवि का भाव तो कुछ और है और उसका यह प्रभाव कैसे पड़ सकता है। इस प्रकार की समीक्षा के चलन ने अध्ययन, चिंतन और प्रकृत समीक्षा का रास्ता ही छेंक लिया। यानी अब ये है कि आपको, जैसा कि मैंने आपको कहा, कोई बात अच्छी लगी उसे लेकर आपने बड़ा चढ़ा कर लिख दिया। आपको यूँ नहीं पूछ सकता कि भाई इस पद्य का अर्थ तो ये है ही नहीं, तो आप ऐसा क्यों लिख रहे हो, तो वो पूछने का अधिकार भी नहीं है जो ये वाली विदेशी पाश्चात्य या बांग्ला से जो समीक्षा पद्धति अपनाई जा रही है उसमें। प्रभावाव्यंजक समीक्षा कोई ठीक ठिकाने की वस्तु ही नहीं, न ज्ञान के क्षेत्र से उसका कोई मूल्य है, न भाव के क्षेत्र में। उसे समीक्षा या आलोचना कहना ही व्यर्थ है। किसी कवि की आलोचना कोई इसलिए पढ़ने बैठता है कि उस कवि के लक्ष्य को, उसके भाव को ठीक ठीक हृदयंगम करने में सहारा मिले, इसलिए नहीं कि आलोचना की भाव भंगिमा और सजीले पद विन्यास द्वारा अपना मनोरंजन करे। जैसा कि मैंने आपको कहा कि मनोरंजन करने के लिए अलग पुस्तकें होती हैं, यदि उसके लिए तो का बहुत सारे अन्य गद्य विधा भी हैं। मनोरंजन आप उपन्यास, नाटक द्वारा भी कर सकते हो, कहानी पढ़कर भी कर सकते हो। जब बात निबंध और समालोचना की आती है तो उसके लक्ष्य अलग हैं, उनको लिखने के कारण अलग हैं। हम जब किसी कवि की आलोचना पढ़ते हैं या किसी विषय पे निबंध पढ़ते हैं तो हमारा उद्देश्य होता है वहां से ज्ञान प्राप्त करना, जानकारी प्राप्त करना और उस वस्तु को गहराई से जानना, समझना। उस हमारा उद्देश्य मनोरंजन करने के लिए हम निबंध नहीं पढ़ेंगे और ना ही कोई आलोचनात्मक पुस्तक। तो जब आप, जैसा कि मैंने पूर्व में समझाया, आलोचना जब आप करने बैठे, समीक्षा किसी पुस्तक की करने बैठे, तो ये ना देखें कि आपको क्या अच्छा लग रहा है उस कवि में, बल्कि उसके जो संपूर्ण काव्य रचना है, यदि आप संपूर्ण काव्य रचना की समीक्षा करें तो उससे क्या भाव निकल कर आ रहा है, और जो पुस्तक की आप कर रहे हैं तो उस पुस्तक के मूल में क्या है, आपको क्या लगता है, इससे कोई संबंध नहीं है। मैं पूर्व में भी आपका बंटी उपन्यास आपको पढ़ा चुकी हूँ चैनल पे, तब भी ये बात कही थी और मैं पुनः इस बात को कह रही हूँ कि आपका बंटी पर जितनी भी समीक्षाएं प्रस्तुत हुई हैं उसमें शकुन के प्रति है ना एक अजीब सी, क्या बोले, नफरत सी दर्शाई जाती है ना। मैं अभी एक शुरू में मैंने देखा था, कहीं सुना था, उसमें एक जो भी थी, क्या बोले उनको, चलो विदुषी कह लीजिए, विदुषी थी, वो कह रही कि शकुन को दूसरी शादी ही नहीं करनी चाहिए थी बंटी का भविष्य देकर। इतनी निर्णयात्मक समीक्षा, आप उस पूरे उपन्यास को सही से पढ़िए ना, आप बंटी से इतना भाव संबद्ध हो गए कि आपको शकुन की परेशानी, उसकी अंदर की हलचल, उसका दुख, उसकी कातरता, उसकी
लाचारी और बेबसी आपको कहीं दिखी नहीं, क्योंकि आप बंटी से इतना ज्यादा जुड़ गए। तो ये एक अच्छे समीक्षक की मेरी समझ में सही दृष्टिकोण नहीं हो सकता। हाँ, आपका बंटी, जब उपन्यास का ही नाम है तो केंद्र में आपका बंटी है, लेकिन आपको शकुन के ऊपर भी कुछ लाइनें तो कहनी चाहिए ना। उसने नहीं देखा, वो एक 9 वर्षीय बालक के आगे, क्योंकि मैं ये उदाहरण देके आपको इसलिए समझा रही हूँ क्योंकि आपका बंटी मैंने आपको पढ़ाया है, हम पढ़ चुके हैं, इसलिए ये समझा रही हूँ। बाकी और भी ग्रंथों के उदाहरण मैं दे सकती हूँ, लेकिन सबसे सरल, जो बिल्कुल घरेलू या कहेंगे सबसे इजी तरीके से आप समझ सकते हैं, मैं वही समझाती हूँ आपको। देखिए, तो पूरे उपन्यास को पढ़ते समय, अब क्योंकि आप अपने परिवार में एक स्वस्थ वैवाहिक जीवन जी रहे हैं, हालांकि सबका वैवाहिक जीवन में कुछ ना कुछ परेशानियां चलती रहती हैं, लेकिन यदि आप आर्थिक रूप से संपन्न हैं, हस्तापूर्ता परिवार है, तो आप शकुन को नहीं महसूस कर सकते हैं ना। अब शकुन का और अजय का झगड़ा किस कारण से हुआ, ये उस पुस्तक में कहीं नहीं दिया गया। कारण जो भी हो, उनका प्रभाव बंटी के जीवन पर क्या पड़ा, ये लेखिका ने बहुत अच्छे से दर्शाया है। लेकिन मनु भंडारी ने यह भी बहुत अच्छे से दर्शाया है कि किस प्रकार शकुन 9 वर्षीय बालक की जिद के आगे हार जाती है। वो सब कुछ करती है जिससे बंटी को खुशी मिले, लेकिन वो ऐसा कुछ भी नहीं होता अंत में जिससे बंटी को खुशी मिले। अंत में बंटी की जिद के आगे वह ये उसको अलग भी कर देती है, वो उसकी खुशी की खातिर ना, लेकिन बंटी खुश रह पाता है और ना शकुन ही कभी आगे उससे दूर होकर अपने आप को सुखी रख पाएगी। तो समीक्षाएं जो की गई उसमें ऐसा लगा कि शकुन के प्रति एक नफरत का भाव उसे एक बुरी माँ की तरह सिद्ध कर दिया गया, बजाय इसके मनु भंडारी ने पूरे उपन्यास में उसे कहीं भी बुरी माँ साबित नहीं किया, लेकिन समीक्षाओं में उसे एक बुरी माँ के रूप में दर्शाया गया। तो ये हमें नहीं करना है, हमें बंटी को भी समझना है, और जब हम समीक्षा करने बैठे तो हमें शकुन को भी उसी तरीके से देखना है। जब डॉक्टर जोशी के चरित्र का हम अध्ययन करें तो उसको भी निरपेक्ष भाव से देखना, और अजय को जब हम करने बैठे तो उसको भी हमें लिखना है, क्योंकि हम और लोगों के लिए लिख रहे हैं। हाँ, बाद में व्यक्तिगत राय के रूप में आप चंद लाइनें लिख सकते हैं, लेकिन जब समीक्षा करें तो उनकी पुस्तक की सही से समीक्षा करें, उसकी वर्तमान में क्या प्रासंगिकता है, तो वो सारी चीजें हैं। कहने का तात्पर्य ये कि अपने को आप क्या सोच रहे हो ये नहीं थोपना है उसमें, उसको अंत में कहीं ना कहीं आप लिख सकते हैं, लेकिन एक निष्पक्ष राय आपको जरूर रखनी चाहिए, ताकि अन्य लोग जब पढ़ें उस पुस्तक को तो किसी पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर ना पढ़ें, बल्कि एक सकारात्मक सोच के साथ उस पुस्तक को पढ़ सकें। ठीक है, तो ये तो हो गई नाटक की या उपन्यास की समीक्षा के बात और पुस्तक की ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। यदि किसी रमणीय अर्थगर्भित पद्य की आलोचना इसी रूप में मिले कि एक बार इस कविता के प्रभाव में पढ़कर बहना ही पड़ता है, स्वयं कवि को भी विवशता के साथ बहना पड़ा है, यह एकाधिक बार मयूर की भांति अपने सौंदर्य पर आप ही नाच उठता है, तो उसे लेकर कोई क्या कहेगा। तो ये किसी ने लिखा होगा, लेखक ने उसको एज इट इज या शुक्ल जी ने उद्धृत कर दिया ताकि आप समझ पाए कि आलोचना कोई मनोरंजन का विषय नहीं है ना, बल्कि वो बहुत बड़ा एक कर्तव्य है, आपके ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। अगर आप उसे सही प्रकार से निर्वाह कर पाए तो ही इस कार्य को हाथ लगाना चाहिए। सारे यूरोप की बात छोड़िए, अंग्रेजी के वर्तमान समीक्षा क्षेत्र में ही प्रभावव्यंजक समीक्षा की निस्सारता प्रकट करने वाली पुस्तकें बराबर निकल रही हैं। इस ढंग की समीक्षाओं में प्राय भाषा विचार में बाधक बनकर आ खड़ी होती है। लेखक का ध्यान शब्दों की तड़क भड़क, उनकी आकर्षक योजना, अपनी उक्ति के चमत्कार आदि में उलझा रहता है, जिनके बीच स्वच्छंद विचारधारा के लिए जगह नहीं मिलती। सरल शब्दों में कहें तो चमत्कार प्रदर्शन, अलंकार प्रदर्शन आलोचना का विषय नहीं है। विशुद्ध आलोचना के क्षेत्र में भाषा की क्रीड़ा किस प्रकार बाधक हुई है, कुछ बंधे हुए शब्दों और वाक्य किस प्रकार वाक्यों को रोके हैं, ऐसी बातें जिनकी कहीं सत्ता नहीं, किस प्रकार घने बागजाल के भीतर से भूत बनकर झांकती रही हैं, ये दिखाते हुए इस 20वीं शताब्दी के एक प्रसिद्ध समालोचना तत्वज्ञ ने बड़ी खिन्नता प्रकट की है। तो ये 5वें नंबर पे है, ठीक है, और ये ऊपर वाला पद्य इस पे तो नहीं दिया लेकिन इस पे दिया हुआ है, बड़ी खिन्नता प्रकट की है। तो ये 5वें नंबर पे अब देखते हैं 5वें नंबर पर किसने खिन्नता प्रकट की है, थोड़ा सा इसको देखते हैं। प्रिंसिपल ऑफ लिटरेसी क्रिटिसिज्म बाय I.A. रिचर्ड्स, है ना, ठीक है।
तो ये इन्होंने इस तरीके से लिखा है, यानी वो भी अब इस चीज से उकता गए हैं कि शब्दों की तड़क भड़क में मूल भाव खो रहे हैं। रिचर्ड्स है ना, आइए रिचर्ड्स को आप सब लोग अच्छे से जानते होंगे। हमारे यहाँ के पुराने व्याख्याताओं और टीकाकारों की अर्थ क्रीड़ा प्रसिद्ध है। किसी पद्य का और अर्थ करना तो उनके बाएं हाथ का खेल है। तुलसीदास जी की चौपाइयों के 20-20 अर्थ करने वाले अभी मौजूद हैं। अभी थोड़े दिन हुए हमारे एक मित्र ने सारी बिहारी सत्सई का शांत रसपरक अर्थ करने की धमकी दी थी। फारसी के हाफिज आदि शायरों की श्रृंगारी उक्तियों के आध्यात्मिक अर्थ प्रसिद्ध हैं। यद्यपि अरबी फारसी के कई पहुंचे हुए विद्वान यह आध्यात्मिकता नहीं स्वीकार करते। इस पुरानी प्रवृत्ति का नया संस्करण भी कहीं कहीं दिखाई पड़ने लगा है। रविंद्र बाबू ने अपनी प्रतिभा के बल से कुछ संस्कृत काव्यों की समीक्षा करते हुए कहीं कहीं आध्यात्मिक अर्थों की योजना की है। प्राचीन साहित्य नाम की पुस्तक में मेघदूत आदि पर जो निबंध हैं उनमें ये बातें मिलेंगी। काशी के एक व्याख्यान में उन्होंने अभिज्ञान शाकुंतलम के सारे आख्यान का आध्यात्मिक पक्ष निरूपित किया था। इस संबंध में हमारा यही कहना है कि इस प्रकार की प्रतिभापूर्ण कृतियों का भी अपना अलग मूल्य है। वे कल्पनात्मक साहित्य के अंतर्गत अवश्य हैं, पर विशुद्ध समालोचना की कोटि में नहीं आ सकती। ठीक है, जैसा कि मैंने कहा भाई, आप अपने मन के भावों के अनुसार, जैसा आपका जीवन है उस तरीके से आप दुनिया को देखते हैं, उसी तरीके से किताबों को देखते हैं, तो वो आपके कल्पना क्षेत्र का विषय हो सकती है, शुद्ध साहित्य का नहीं। वास्तविकता से उनका कोई मेल नहीं है, विशुद्ध समालोचना का नहीं। साहित्य तो वो है ना, साहित्य तो आप कविता भी साहित्य, वो भी कल्पना पर आधारित है, लेकिन समालोचना का विषय वो नहीं हो सकती। समालोचना तथ्यों पर आधारित होती है, जिस प्रकार हम शोध करते हैं ना पीएचडी में, उस तरीके से। ऐसा तो नहीं है किसी विषय पे आपको मन आएगा जो आप लिख दोगे, नहीं, आप शोध करोगे, उससे संबंधित तथ्य एकत्रित करोगे तब लिखोगे। तो वही समालोचना के बारे में भी है। आगे पढ़ते हैं। यूरोप वालों को हमारी आध्यात्मिकता बहुत पसंद आती है। हाईलाइट कर लीजिएगा किसने कहा है ये। कल की कक्षा में भी मैंने आपको कहा है, पुनः मैं आपको दोहरा देती हूँ। 1 मिनट का ब्रेक लेते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। देखिए, जो नए विद्यार्थी हैं, चैनल से जुड़े हैं किसी भी परीक्षा की तैयारी के लिए, आधुनिक काल का ये जो गद्य विधाओं वाला भाग है, इसको आप 2 से 3 बार जब पढ़ेंगे तब जाके आपको इसमें कुछ चीजें स्पष्ट होंगी। क्योंकि देखिए, कारण क्या है कि ये थोड़ा सा कठिन है, नया है, बहुत कम हमने अभी इसके बारे में पढ़ा है, तो उसको 2 से 3 बार पढ़ेंगे तब आपको जाके इसमें थोड़ा सा रुचि जागृत होगी। पुस्तक का आप कोई भी वीडियो देख रहे हैं, जब तक आप इस पुस्तक को क्रमबद्ध रूप से पूरी नहीं पढ़ेंगे, समुचित लाभ आपको नहीं मिलेगा। दूसरा, प्लेलिस्ट में यदि आपको कभी मन करे कि एक वीडियो देख लिया, दूसरा वीडियो देखने में थोड़ा सा वो है, तो प्लेलिस्ट में उपस्थित कहानी है, निबंध है, नाटक है, उनके माध्यम से आप थोड़ा सा अपने मूड को हल्का करते हुए पढ़ते रहिए। पुराने पेपर सॉल्व करते रहें। अपने मित्रों को अधिक से अधिक इस चैनल से जोड़ें। ठीक है, आपके बहुत से, क्योंकि आपके सिलेबस में लगी हुई बहुत सी कहानियां ऐसी हैं जो यूपीएससी के सिलेबस में लगी हुई हैं, यही सच है। और लगी हुई से तात्पर्य, और लेखक का कोई लगी हुई है कहानीकार के रूप में तो पूछ ली जाती हैं, जिंदगी और जोंक है। अधिकतर जो प्रसिद्ध हिंदी साहित्य की कहानियां चैनल पर मैंने आपको उपलब्ध करवाने का प्रयास किया है, तो उन कहानियों को भी आप समय समय पर देखते रहिए, पढ़ते रहिए, मनोरंजन करते रहिए। मनोरंजन का मनोरंजन है, साथ में ज्ञान वृद्धि भी होती है। और वीडियोस को 2-2, 3-3 बार आप देखिएगा। विशेषतः आधुनिक काल से लेकर अब तक वाले जो वीडियो है ना, पद्य भाग आपको सरल लगेगा, जैसा कि मैं पूर्व कक्षाओं में बता चुकी हूँ। प्रयोगवाद, प्रगतिवाद, छायावाद, नई कविता, सारे नामों से आप परिचित हैं, तो ये थोड़े आपको सरल लगेंगे। गद्य विधाएं कठिन लग सकती हैं, अगर लगें तो 2 से 3 बार पढ़ने पर भी यदि समझ नहीं आए तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिखें, फिर हम इन पे दोबारा चर्चा कर सकते हैं शॉर्ट रूप में। लेकिन पहले आप ईमानदारी से 2 से 3 बार इनको पढ़िए, समझिए, उसके बाद ही, है ना, क्योंकि जहां आवश्यकता है वहां व्याख्या पूर्वक मैं आपको समझा देती हूँ। चलिए आगे बढ़ते हैं। यूरोप वालों को हमारी आध्यात्मिकता बहुत पसंद आती है। भारतीयों की आध्यात्मिकता और रहस्यवादिता की चर्चा पश्चिम में बहुत हुआ करती है। इसकी चर्चा के मूल में कई बातें। एक और तो यह कि ये शब्द हमारी अकर्मण्यता और बुद्धि शैथिल्य पर पर्दा डालते हैं। अतः चर्चा या तारीफ करने वालों में कुछ लोग तो ऐसे होते हैं जो चाहते हैं कि यह पर्दा पड़ा रहे। दूसरी बात यह है कि शब्द पूर्वी और पश्चिमी जातियों के बीच ऐसी सीमा बांधते हैं जिससे पश्चिम में हमारे संबंध में एक प्रकार का कौतूहल सा जागृत रहता है और हमारी बातें वहां अनूठेपन के साथ कही जा सकती हैं। तीसरी बात यह है कि अधिभौतिक समृद्धि हेतु जो भाषण संघर्ष सैकड़ों वर्ष तक यूरोप में रहा, उससे
बात क्लांत और शिथिल होकर बहुत से लोग जीवन के लक्ष्य में कुछ परिवर्तन चाहने लगे, शांति और विश्राम के अभिलाषी हुए। साथ ही साथ धर्म और विज्ञान का झगड़ा भी बंद हुआ। अतः यूरोप में जो इधर आध्यात्मिकता की चर्चा बढ़ी वह विशेषतः प्रतिवर्तन रिएक्शन के रूप में। स्वर्गीय साहित्याचार्य पंडित रामावतार जी पांडे और चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी इस आध्यात्मिकता की चर्चा से बहुत घबराया करते थे। पुस्तकों और कवियों की आलोचना के अतिरिक्त पाश्चात्य काव्य मीमांसा को लेकर भी बहुत से लेख और पुस्तकें इस काल में निकली, जैसे बाबू श्याम सुंदरदास कृत साहित्य लोचन बहुत ही प्रसिद्ध कृति है, बार बार पूछी जाती है, हाईलाइट कर लीजिएगा। श्री पद्मलाल पुन्नालाल बख्शीकृत विश्व साहित्य। इनमें से पहली पुस्तक तो शिक्षा उपयोगी है, दूसरी पुस्तक ने यूरोपीय साहित्य के विकास और पाश्चात्य काव्य समीक्षकों के कुछ प्रचलित मतों का दिग्दर्शन दिया है। तो ये जो साहित्यालोचन है बाबू श्याम सुंदर दास कृत काफी प्रसिद्ध है। इधर एक दो लेखकों की एक और प्रवृत्ति दिखाई पड़ रही है। ये यूरोप के कुछ कला संबंधी एक देशीय और अत्युक्त मतों को सामने लाकर हिंदी वालों की आंखों में उसी प्रकार चकाचौंध उत्पन्न करना चाहते हैं जिस प्रकार कुछ लोग वहां के फैशन की तड़क भड़क दिखाकर। जर्मन, फ्रांस, इटली, रूस, स्वीडन इत्यादि अनेक देशों के नए पुराने कवियों, लेखकों और समीक्षकों के नाम गिनाकर वे इस प्रकार का आतंक उत्पन्न करना चाहते हैं। वे कला संबंधी विलायती पुस्तकों की बातें लेकर कहीं मेंटरलिक, कहीं गैटे, कहीं टॉलस्टॉय के उद्धरण देकर अपने लेखों की तड़क भड़क भर बढ़ाते हैं। लेखों को यहां से वहां तक पढ़ जाइए, लेखकों के अपने किसी विचार का पता न लगेगा। उद्धृत मतों की व्याप्ति कहां तक है, भारतीय सिद्धांतों के साथ उनका कहां सामंजस्य, कहां विरोध, इन सब बातों का विवेचन का सर्वथा अभाव पाया जाएगा। साहित्यिक विवेचन से संबंध रखने वाले जिन भावों और विचारों के द्योतन के लिए हमारे यहाँ साहित्यिक ग्रंथों में बराबर से शब्द प्रचलित चले आते हैं, उनके स्थान पर भी भद्दे घड़े हुए शब्द देकर लेखकों की अनभिज्ञता की ओर ध्यान गए नहीं रहता। समालोचना के क्षेत्र में ऐसे विचार शून्य लेखों से कोई विशेष लाभ नहीं है। पश्चिम के काव्य कला संबंधी प्रचलित वादों में अक्सर एकांक दृष्टि की दौड़ ही विलक्षण दिखाई पड़ा करती है। वहां के कुछ लेखक काव्य के किसी एक पक्ष का उसका पूर्ण स्वरूप मान इतनी दूर तक ले जाते हैं कि उनके कथन में अनूठी सूक्ति का सा चमत्कार आ जाता है और बहुत से लोग उसे सिद्धांत या विचार के रूप में ग्रहण कर चलते हैं। यह हमारा काम काव्य के स्वरूप पर विचार करना या प्रबंध लिखना नहीं, बल्कि प्रचलित प्रवृत्तियों और उनके उद्गमों तथा कारणों का दिग्दर्शन कराना मात्र है। अतः यहाँ काव्य कला के संबंध में उन प्रवादों का जिनका यूरोप में सबसे अधिक फैशन रहा है संक्षिप्त में उल्लेख करके अब मैं इस प्रसंग को समाप्त करूंगा। इसकी आवश्यकता यहाँ मैं केवल इसलिए समझता हूँ कि यूरोप में तो व्यापक और सूक्ष्म दृष्टि संपन्न समीक्षकों द्वारा इन प्रवादों का निराकरण हो रहा है, दूसरी ओर हमारे हिंदी साहित्य में इनकी बद्दी नकल शुरू हुई है। यानी वहां तो लोग उसे छोड़ने के लिए तत्पर है और हमारे यहाँ है ना फैशन के नाम पर उनकी नकल हो रही है, अपने को दिखाने के लिए कि हम अंग्रेजी के कितने बड़े विद्वान हैं। ये वही है ना कि जैसे वृंदावन में जाइए, धार्मिक स्थलों पे जाइए, वो भारत की संस्कृति में आकर आध्यात्मिकता और शांति की खोज में लोग भारत की मंदिरों में, मठों में मिल जाएंगे आपको। लेकिन हमारे लोगों को क्या शौक चढ़ रहा है, साड़ी पहनना वो लोग सीखेंगे। यहाँ की संस्कृति में यहाँ आकर यहाँ के रीति रिवाजों के अनुसार शादी, वैवाहिक जीवन जिएंगे, करेंगे। लेकिन हम लोगों में क्या है कि अपने आप को सर्वश्रेष्ठ दिखाने के लिए रिंग सेरेमनी से शुरू हुई विलायती अंधानुकरण कहाँ पहुंच गया, प्री वेडिंग फोटोशूट। आप देखते होंगे ना, प्री वेडिंग फोटोशूट, शादी से पहले ही फोटोशूट हो रहा है। उसका क्या मतलब है, क्या उसमें, तो वो सब चीजें, मतलब कहने का मेरा तात्पर्य धीरे धीरे विदेशों की नकल है ना, लिव इन रिलेशनशिप, ये सब चीजें क्या, ये विदेशी संस्कृति है, भारतीय संस्कृति तो नहीं है। लेकिन स्वयं को मॉडर्न दिखाने के लिए हम ये सब करने पर उतारू हो जाते हैं। यूरोप में जिस प्रवाद का इधर सबसे अधिक फैशन रहा है वह काव्य का उद्देश्य काव्य ही है, यह कला का उद्देश्य कला ही है। इस प्रवाद के कारण जीवन और जगत की बहुत सी बातें जिनका किसी काव्य के मूल्य निर्णय में बहुत दिनों से युग चल रहा था, यह कहकर टाने जाने लगी कि यह तो इतर वस्तुएं शुद्ध कला क्षेत्र के बाहर की व्यवस्थाएं हैं। पाश्चात्य देशों में इस प्रवाद की योजना करने वाले कई सामान खड़े हुए थे। कुछ तो इसमें जर्मन सौंदर्य शास्त्रियों की यह उद्भावना सहायक हुई है कि सौंदर्य संबंधी अनुभव, एस्थेटिक एक्सपीरियंसेस, एक भिन्न प्रकार का अनुभव है जिसका और प्रकार के अनुभवों से कोई संबंध ही नहीं। इससे बहुत सारे साहित्य शास्त्री ये समझने लगे कि कला का मूल्य निर्धारण भी उनके मूल्य को और सब मूल्यों से एकदम विच्छिन्न करके ही
वीक्षण करके ही होना चाहिए। ईसा की 19वीं शताब्दी के मध्य में विस्लर ने यह मत प्रतिपादित किया, जिसका चलन अब किसी न किसी रूप में रहा है। अंग्रेजी में इस मत के सबसे प्रभावशाली व्याख्याताओं में से डॉक्टर ब्रैडले हैं। उन्होंने इसके संबंध में जो कहा है वो शुक्ल ने लिखा है। यानी काव्य को कला के लिए ही, कला है ना, कला को कला के लिए ही, कला कला के लिए ही है। यह सिद्धांत कहाँ का है? यूरोप का है ना। उसका अर्थ केवल मनोरंजन करना ही है, जबकि हमारे यहाँ ऐसा नहीं माना जाता। हमारे यहाँ तो काव्य में जीवन का एक आदर्श प्रस्तुत किया जाता है ताकि और लोग उससे सीख सकें। अब तभी तो होता है ना कि पाश्चात्य का ही तो अनुकरण है कि टीवी में विज्ञापन के नाम पे कुछ भी अश्लील चीजें दिखा दी जाती हैं, जिन्हें बच्चों के सामने देखते हुए भी मतलब लगता है कि बच्चे नहीं देखें तो ज़्यादा सही हैं। और बहुत सी चीज़ें हैं, है ना, उनका छायांकन, उनका पिक्चराइजेशन ऐसा है कि कुछ उसमें बच्चों को समझने की, सोचने की ज़रूरत ही नहीं है। सब कुछ स्पष्ट दिखाई पड़ रहा है, क्योंकि उनका उद्देश्य है कि भाई ये तो सच है, हम सच ही तो दिखा रहे हैं। अब भैया सच के नाम पर इसका ये मतलब थोड़ी ना है कि आप सच दिखा रहे हो तो कुछ भी दिखा दोगे, पर अब दिखाया जा रहा है ना। बहुत से लोग उसका समर्थन कर रहे हैं, और उससे जो भयावहता समाज में आई है ना, उससे कुछ भला हुआ हो युवाओं का, ऐसा तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा। जितने लोग अब आत्महत्या कर रहे हैं युवा, उतने शायद पहले नहीं करे होंगे। अब ज्ञान देना चाहिए, ये देना चाहिए, उसके नाम पे जो गंद मची हुई है स्कूली शिक्षा के नाम पर विद्यार्थियों में, नित नए उदाहरण उसके देखने को मिलते हैं ना। जिस अवस्था में है, जिस उम्र में हम लोग कुछ सोचा समझा नहीं करते थे ना, उसमें विद्यार्थी को सब कुछ पता है, और जो नहीं पता होना चाहिए वो भी पता है। इतना ज़्यादा पता है कि उसका दुरुपयोग ही हो रहा है, उससे कोई हित हो रहा हो ऐसा मुझे तो दिखाई नहीं दे रहा, जितने उदाहरण सुनने को और समझने को मिल रहे हैं। अब ब्रैडले क्या कहते हैं? यह क्या? काव्य सौंदर्य संबंधी अनुभव अपना लक्ष्य आप ही है, इसका अपना निराला मूल्य है। अपने विशुद्ध क्षेत्र के बाहर भी इसका और प्रकार का मूल्य हो सकता है। किसी कविता से यदि धर्म और शिष्टाचार का भी साधन होता हो, कुछ शिक्षा भी मिलती हो, प्रबल मनोविकार या कुछ निरोध भी संभव हो, लोकोपयोगी विधानों में कुछ सहायता भी पहुंचती हो, अथवा कवि की को कीर्ति या अर्थ लाभ भी होता हो, तो अच्छी बात है। इन कारण से भी उसकी कदर हो सकती है, पर इन बाहरी बातों के मूल्य के हिसाब से उस कविता की उत्तमता की असली जांच नहीं हो सकती। उसकी उत्तमता तो एक तृप्तिदायक कल्पनात्मक अनुभव विशेष से संबंध रखती है, अतः उसकी परीक्षा भीतर से ही हो सकती है। किसी कविता को लिखते या जांचते समय यदि बाहरी मूल्यों की ओर भी ध्यान रहेगा तो बहुत कुछ करके उसका मूल्य घट जाएगा या छिप जाएगा। बात यह है कि कविता को यदि हम उसके विशुद्ध क्षेत्र से बाहर ले जाएंगे तो उसका स्वरूप बहुत कुछ विकृत हो जाएगा, क्योंकि उसकी प्रकृति या सत्ता न तो प्रत्यक्ष जगत का कोई अंग है, न अनुकृति। उसकी तो एक दुनिया ही निराली है, एकांत, स्वतः पूर्ण और स्वतंत्र। ये ब्रैडले साहब के विचार हैं। जो भी हो, मैं इन विचारों से सहमत नहीं हूँ, है ना। और शुक्ल भी नहीं हो सकते, क्योंकि पुस्तक की शुरुआत में ही हुआ कह आए कि साहित्य जनता की संचित चित्तवृत्तियों का प्रतिबिंब है। और ये कह रहा है कि वो तो भैया कल्पना और ये एकांत और स्वतः स्फूर्त और ये और वो तो जो भी कुछ है। आगे काव्य और कला के संबंध में अब तक प्रचलित इस प्रकार के नाना अर्थवादों का पूरा निराकरण रिचर्ड्स ने अपनी पुस्तक साहित्य समीक्षा सिद्धांत प्रिंसिपल्स ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म में बड़ी सूक्ष्म और गंभीर मनोवैज्ञानिक पद्धति पर किया है। उपर्युक्त कथन में चारों मुख्य बातों की अलग अलग परीक्षा करके उन्होंने उनकी अपूर्णता, उपयुक्तता, अर्थहीनता प्रतिपादित की है। तो ये रिचर्ड्स से शायद सहमत होंगे हम लोग। यहाँ उनके दिग्दर्शन का स्थान नहीं, प्रचलित सिद्धांत का जो प्रधान पक्ष है कि कविता की दुनिया ही निराली है, उसकी प्रकृति या सत्ता न तो प्रत्यक्ष जगत का कोई अंग है, न अनुकृति। इस पर रिचर्ड्स का वक्तव्य का सारांश नीचे दिया जाता है। यह सिद्धांत, अब आइए रिचर्ड्स क्या कहते हैं, थोड़ा ध्यान से देखिएगा भाई, क्योंकि इसी पे आधारित आपके जो स्थापना एवं तर्क वाले प्रश्न है ना, उनको सॉल्व करने में आपको इनसे विचारकों के मत यदि आप जान लेते हैं ना तो आसानी मिलेगी। तो रिचर्ड्स के विचारों का मैं समर्थन करती हूँ, लेकिन ब्रैडले के विचारों का मैं समर्थन नहीं करूंगी व्यक्तिगत तौर पे। आगे देखते हैं अब रिचर्ड्स क्या कहते हैं। यह सिद्धांत कविता को जीवन से अलग समझने का आग्रह करता है, पर स्वयं डॉक्टर ब्रैडले इतना मानते हैं कि जीवन के साथ उसका लगाव भीतर भीतर अवश्य है। हमारा कहना है कि यही भीतरी लगाव असल चीज है। जो काव्यानुभव होता है वह जीवन से होकर आता है। काव्य जगत की शेष जगत से भिन्न कोई सत्ता ही नहीं है और ना उसके अलौकिक या विशेष नियम है।
उसकी योजना बिल्कुल वैसे ही अनुभवों से हुआ करती है जैसे और सब अनुभव होते हैं। प्रत्येक काव्य एक परिमित अनुभव खंड मात्र है जो विरोधी उपादानों के संसर्ग से कभी झटपट और कभी देर में छिन्न भिन्न हो जाता है। साधारण अनुभवों में उसमें यही विशेषता होती है, उसकी योजना बहुत गूढ़ और नाजुक होती है, जरा सी ठेस से वह चूर चूर हो सकता है। उसकी एक बड़ी भारी विशेषता यह है कि वह एक हृदय से दूसरे हृदय में पहुंचाया जा सकता है। बहुत से हृदय उसका अनुभव बहुत थोड़े ही फेरा फेर के साथ कर सकते हैं। काव्य अनुभव से मिलते जुलते और भी अनुभव होते हैं, पर इस अनुभव की सबसे बड़ी विशेषता यही सर्वग्राह्यता है, कम्युनिकेबिलिटी। इसलिए इसके प्रतीति काल में भी हमें इसे अपनी व्यक्तिगत विशेष बातों की छूट से बचाए रखना पड़ता है। यह सबके अनुभव के लिए होता है, किसी एक के लिए नहीं। इसलिए किसी काव्य को लिखने या पढ़ते समय हमें अपने अनुभव के भीतर उस काव्य के इतर वस्तुओं के बीच नहीं होता, बल्कि एक ही कोटि की वृत्तियों के भिन्न भिन्न विधानों के बीच में होता है। ये रिचर्ड साहब के अनुभव हैं जो काव्य को जीवन से जोड़ते हैं, है ना। जब आप काव्य रचना कर रहे हो तो उसको बहुत से लोग पढ़ेंगे, थोड़े बहुत मतलब भाव देखिए वही रहता है। अगर कोई दुखी या करुणा का भाव है, ऐसा कोई विचार लिखा हुआ, तो वहाँ थोड़े बहुत कम ज़्यादा लेकिन भाव वही आएगा। प्रसन्नता की बात है तो उसको भी प्रसन्नता का अनुभव ही होगा। और भैया साहित्य तो लिखा ही समाज के लिए जाता है ना, तो फिर आप कैसे कह सकते हैं उसका जीवन जगत से कोई संबंध नहीं है। कहाँ से प्रेरणा लेता है एक लेखक या कवि? कल्पना का अंश उसमें जोड़ सकता है कवि, लेकिन प्रेरणा तो कहीं ना कहीं से लेता है ना। और लेता कहाँ से? इसी समाज से, इसी प्रकृति से। यह तो हुई रिचर्ड्स की मीमांसा। अब हमारे यहाँ के संपूर्ण काव्य क्षेत्र की अंतः प्रकृति की छानबीन कर जाइए। उसके भीतर जीवन के अनेक पक्षों और जगत के नाना रूपों के साथ मनुष्य हृदय का गूढ़ सामंजस्य निहित होगा। साहित्य शास्त्रियों का मत लीजिए, है ना, मत लीजिए तो जैसे संपूर्ण जीवन अर्थ धर्म काम मोक्ष का साधन रूप है, वैसे ही उसका एक अंग काव्य भी। अर्थ का स्थूल और संकुचित अर्थ द्रव्य प्राप्ति ही नहीं लेना चाहिए, उसका व्यापक अर्थ लोक की सुख समृद्धि लेना चाहिए। जीवन के और साधनों की अपेक्षा काव्यानुभव में विशेषता यह होती है कि वह एक रमणीयता के रूप में होता है, जिसमें व्यक्तित्व का लय हो जाता है। बाह्य जीवन और अंतिम जीवन की कितनी उच्च भूमियों पर इस रमणीयता का उद्घाटन हुआ है। किसी काव्य की उच्चता और उत्तमता के निर्णय में इसका विचार अवश्य होता आया होगा। हमारे यहाँ के लक्षण ग्रंथों में रसानुभाव को जो लोकोत्तर और ब्रह्मानंद सहोदर आदि कहा गया है, वह अर्थवाद के रूप में है, सिद्धांत के रूप में नहीं। उसका तात्पर्य इतना ही है कि रस में व्यक्तित्व का लय हो जाता है, सिद्धांत नहीं है वो कोई, है ना। उसका अर्थ है, अगर काव्य से हम देखा है ना आपने, जब कोई अच्छा गाना सुनते हैं ना, वो भी काव्य का ही रूप है, तो उसमें हम खो जाते हैं, फिर हम अपनी स्थिति को भूल जाते हैं, बल्कि उस गाने के भावों के साथ साथ बहने लगते हैं। विशेषता अगर वो हमारी दशा को वर्णित कर रहा हो, यदि हम दुख में हैं तो कैसे दुख भरे गाने सुनते हैं, और अगर हम प्रेम में पड़े हुए हैं तो प्रेम में, है ना, हम गाने सुनेंगे कैसे, कौन तुम्हें यूं प्यार करेगा जैसे मैं करती हूँ। इस तरीके के गाने अच्छे लगते हैं जब आप प्रेम में होते हो, है ना। और दुख में होते हो तो तब आप अलग तरीके के गाने सुनते हो। तो बस रस तो मिलता है ना, है ना, रसोनुभाव होता है, अर्थवाद के रूप में है, सिद्धांत के रूप में नहीं। रस में व्यक्तित्व का लय हो जाता है। यूरोप में समालोचना शास्त्र का क्रमागत विकास फ्रांस में हुआ है, अतः फ्रांस का प्रभाव यूरोपीय देशों में बहुत कुछ रहा। विवरणात्मक समालोचना के अंतर्गत ऐतिहासिक और मनोवैज्ञानिक आलोचना का उल्लेख हो चुका है। पीछे प्रभाववादियों, इम्प्रेशनिस्ट का जो दल खड़ा हुआ, वह कहने लगा कि हमें किसी कवि की प्रकृति, स्वभाव, सामाजिक परिस्थिति आदि से क्या प्रयोजन, हमें तो केवल किसी काव्य को पढ़ने से जो आनंदपूर्ण प्रभाव हमारे चित्त में पड़ता है, उसी प्रभाव को प्रकट करना चाहिए, उसी को समालोचना समझना चाहिए। प्रभाववादियों का पक्ष यह है कि हमारे चित्त पर किसी काव्य से जो प्रभाव हमारे चित्त पर पड़े, उसी का वर्णन यदि हमने कर दिया तो समालोचना हो गई। कहने की आवश्यकता नहीं कि इस मत के अनुसार समालोचना एक व्यक्तिगत वस्तु है, उसके औचित्य अनौचित्य पर किसी पर भी कुछ विचार करने की जरूरत नहीं, जिस पर जैसा प्रभाव पड़े वैसा कहे। उक्त प्रभाववादियों की बातों को ले तो समालोचना कोई व्यवस्थित शास्त्र नहीं रह जाएगा, वह एक कला की कृति से निकली हुई दूसरी कला की कृति, एक काव्य से निकला हुआ दूसरा काव्य ही रहेगा। काव्य के स्वरूप मीमांसा के संबंध में यूरोप में इधर सबसे अधिक जोर रहा है। अभिव्यंजनावाद, एक्सप्रेशनिज्म
एक्सप्रेशनिज्म का, जिसके प्रवर्तक हैं इटली के क्रॉन्चे। और यह सिलेबस में भी होता है, अब इस बार है या नहीं है, वैसे ये अधिकतर परीक्षाओं के सिलेबस में होता है। अभिव्यंजनावाद, क्रॉन्चे का अभिव्यंजनावाद। इसमें अभिव्यंजना अर्थात किसी बात को कहने का ढंग ही सब कुछ है। व्यंजना व्यक्त करना है ना, व्यंजना अलग तरीके से बात को कहना व्यंग के रूप में या थोड़ा सा चमत्कारपूर्ण। बात चाहे जो हो, जैसी भी हो, कुछ ठिकाने की भी ना हो, काव्य में जिस वस्तु या भाव का वर्णन होता है वह जिस बात के अनुसार उपादान मात्र है, समीक्षा में उसका कोई विचार अपेक्षित नहीं। काव्य में मुख्य वस्तु है वह आकार या सांचा जिसमें वह वस्तु या भाव डाला जाता है। जैसे कुंडल की सुंदरता की चर्चा उसके आकार या रूप को लेकर होती है, सोने को लेकर नहीं। वैसे ही काव्य के संबंध में भी समझना चाहिए। तात्पर्य यह कि अभिव्यंजना के ढंग का अनूठापन ही सब कुछ है। जिस वस्तु या भाव की अभिव्यंजना की जा रही है वह क्या है, कैसा है, यह सब काव्य क्षेत्र के बाहर की बात है। क्रॉचे का कहना है कि अनूठी उक्ति की अपनी अलग सत्ता होती है, उसे किसी दूसरे कथन का पर्याय न समझना चाहिए। जैसे यदि किसी कवि ने कहा कि सोई हुई आशा आंखें मलने लगी, तो यह ना समझना चाहिए कि उसने यह उक्ति इस उक्ति के स्थान पर कही है कि फिर कुछ आशा होने लगी। वह एक निरपेक्ष उक्ति है। कवि को वही कहना ही था। वाल्मीकि ने जो यह कहा है ना कि न संकुचित पंथा ये न बाली हतो गत है, वह इसके स्थान पर नहीं कि तुम भी बाली के समान मारे जा सकते हो। इस वाद्य में तथ्य इतना ही है कि उक्ति ही कविता है, उसके भीतर जो छिपा अर्थ रहता है वह स्वतः कविता नहीं। पर यह बात इतनी दूर तक नहीं घसीटी जा सकती कि उस उक्ति की मार्मिकता का अनुभव उसकी तह में छिपी हुई वस्तु या भाव पर बिना दृष्टि रखे ही हो सकता है। बात यह है कि अभिव्यंजनावाद भी कलावाद की तरह काव्य का लक्ष्य बेल बूटे की नक्काशी वाला सौंदर्य मानकर चलता है, जिसका मार्मिकता या भावुकता से कोई संबंध ही नहीं। इन कलाओं को छोड़ यदि हम काव्य को ही लें तो इस अभिव्यंजनावाद को वाग वैचित्र्यवाद ही कह सकते हैं। इसे अपने यहाँ के पुराने वक्रोक्तिवाद का विलायती उत्थान मान सकते हैं। तो इस बात में शुक्ल जी से मैं बहुत बहुत प्रभावित हूँ कि उन्होंने कितने सुंदर ढंग से इस बात को कह दिया कि अभिव्यंजनावाद कुछ नहीं है, बल बेल बूटेदार नक्काशी के समान ही है जो किसी उसकी सुंदरता बढ़ाने के लिए की जाती है ना। बस वक्रोक्तिवाद का विलायती उत्थान है ना, क्षेमेंद्र का है वक्रोक्तिवाद या कौन तक का है, किसका है वक्रोक्तिवाद, तो उसी का विलायती उत्थान मान सकते हैं। यानी हमारे संस्कृत में तो पहले ही इस तरीके के बहुत बाद चले हैं, लेकिन उसको बहुत ज्यादा वो नहीं दिया। इसका भी इसके प्रतिवाद के रूप में कोई दूसरा वाद्य चला है, वक्रोक्ति है, अलग अलग संप्रदाय चले, तो सबने एक दूसरे के उनके विरोध स्वरूप नहीं, अपना अपना मत देखिए प्रकट किया है। जिसको जो मानना है वो मान सकता है, लेकिन इनके विरोध स्वरूप भी मत प्रकट किए जाते रहे हैं। यानी ये सर्वथा सत्य नहीं है, ये आपकी सोच हो सकती है, क्रॉचे की सोच हो सकती है, लेकिन यही काव्य का अंतिम लक्ष्य, ऐसा आवश्यक नहीं है। कविता के में भावों का भी महत्व रहता है। ऐसे थोड़ी ना है कि आपने विशेष घुमा फिरा के बात कह दी तो बस उसी का ही सब कुछ सही माना जाएगा या वही बढ़िया है। दूसरा कुछ अगर साधारण लिख रहा है, उच्च भावों से प्रेरित होकर लिख रहा है, तो उसकी कविता नहीं है ना। सीधी सी बात को उच्च भावों को सीधी बात में सरल में व्यक्त करना भी कविता है, और घुमा फिरा के आप व्यक्त कर रहे हैं तो वो भी कविता है। इन्हीं दोनों वादों की दृष्टि से यह कहा जाने लगा कि समालोचना के क्षेत्र से अब लक्षण, नियम, रीति, काव्यभेद, गुण दोष, छंद व्यवस्था आदि का विचार उठ गया। पर इस कथन की व्याप्ति कहाँ तक है, यह विचारणीय है। साहित्य के ग्रंथों में जो लक्षण, नियम आदि दिए गए थे वे विचार की व्यवस्था के लिए, काव्य संबंधी चर्चा के सुबीते के लिए। पर इन लक्षणों और नियमों का उपयोग गहरे और कठोर बंधन की तरह होने लगा, और उन्हीं को बहुत से लोग सब कुछ समझने लगे। जब कोई बात हद से बाहर जाने लगती है तब प्रतिवर्तन, रिएक्शन का समय आता है। यूरोप में अनेक प्रकार के वादों की उत्पत्ति प्रतिवर्तन के रूप में हुआ करती है। अतः हमें सामंजस्य बुद्धि से काम लेकर अपना स्वतंत्र मार्ग निकालना चाहिए। शुक्ल जी कल वाली बात को ही आगे बढ़ाते हुए कह रहे हैं कि जब भी कोई वाद बहुत ज्यादा प्रचलित हुआ तो उसके प्रतिवाद के रूप में बहुत सारी चीजों की नई नई वादों की उत्पत्ति यूरोप में होती आई है, लेकिन जरूरी नहीं इस परंपरा का हम पालन करें, है ना। जब कोई बात ज्यादा ही प्रचलित होने लगे उसके फिर कुछ लोग समर्थन करते हैं और कुछ लोग असमर्थन करते हैं, असहमत होते हैं, वो एक अपना नया वाद चला देते हैं। फिर उससे जो लोग असहमत होते हैं फिर वो अपना नया वाद चला देते हैं। तो ये सब यूरोप का काम है, जरूरी नहीं है कि हम इसको ग्रहण करें।
बेल बूटी और नक्काशी के लक्ष्य के समान काव्य का भी लक्ष्य सौंदर्य विधान लगातार कहते रहने से काव्य रचना पर जो प्रभाव पड़ा उसका उल्लेख हो चुका है। यह भी कहा जा चुका है कि यह सब काव्य के साथ कला शब्द लगने के कारण हुआ है। हमारे यहाँ काव्य की गिनती 64 कलाओं के भीतर नहीं की गई है। यहाँ इतना और सूचित करना आवश्यक जान पड़ता है कि सौंदर्य की भावना को स्वरूप देने से मनोविज्ञान के क्षेत्र में आए हुए सिद्धांत का भी असर पड़ा है, जिसके अनुसार अंतःसंज्ञता में निहित अतृप्त काम वासना ही कला निर्माण को प्रेरणा करने वाली अंतर्वृत्ति है। यदि इस लाइन का सही अर्थ आप समझेंगे तो आपको स्पष्ट हो जाएगा कि यहाँ शुक्ल जी बात कर रहे हैं फ्रायड के मनोविज्ञान के बाद, है ना, अतृप्त काम वासना ही, ठीक है। जिसमें अगर मतलब यहाँ तक कह दिया गया कि वो बच्चा अगर माँ का स्तनपान कर रहा है तो वो भी मतलब कहीं ना कहीं वो काम वासना, और मतलब गजब की इसमें बात की गई है। गजब की मतलब ये कहाँ पहुंच गए आप। एक छोटा बच्चा है ना, 6 महीने तक माँ का दूध पीना अनिवार्य माना जाता है अपने यहाँ पे, तो मतलब 6 महीने के बच्चे से भी आप ये कह रहे हो कि वो अपनी माँ का स्तनपान, मतलब अत हो गई यार, है ना। तो क्यों ना इनका विरोध हो और क्यों ना इनके विरोध में सिद्धांत निकाले जाए, ठीक है। तो देखिए थोड़ा सा रह गया है ये, लेकिन काफ़ी कुछ पढ़ लिया, थोड़ा सा कठिन भी है, तो वीडियो को बहुत ज़्यादा लंबा मैं नहीं बनाऊंगी। वैसे मैंने सोचा था कि आज ये आपकी अंतिम कक्षा हो गद्य विधाओं की, लेकिन ये एक पेज इस पे रह रहा है नहीं, बल्कि इसे मैं स्वयं ही छोड़ रही हूँ, है ना। इसके पेज को पढ़ने के बाद हम अपनी नई कक्षा को चालू करेंगे। कठिन है, थोड़ा सा कठिन है। जो प्रथम बार विद्यार्थी पढ़ रहे हैं निश्चित तौर पे उनके लिए कठिन है। आप इसको सही से अच्छे से 1 से 2 बार पढ़ लीजिए, उसके बाद ही हम आगे बढ़ेंगे। हमें अच्छा पढ़ना है, सीखना है, समझना है, जल्दबाजी नहीं है कोई भी। तो जिन विद्यार्थियों की परीक्षाएं हैं अभी आसपास, उन सभी विद्यार्थियों के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। अच्छे से आप अपना पेपर करें, शांत चित्त होकर, प्रसन्न चित्त होकर पेपर सॉल्व करें। परिणाम ईश्वर पे निर्भर करता है, मेहनत हम और आप मिलकर करते हैं, ठीक है। तो और अपने माता पिता का आशीर्वाद लें, अच्छे से अपना ध्यान रखें, परिवार वालों का ध्यान रखें। इसी के साथ नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।